नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेट। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग यूपी जीके को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का जीके आता है, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पेट, लेखपाल, इलाहाबाद आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, टीजीटी, पीजीटी जैसे अन्य सभी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश जीके को कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अपने इस चैनल के बारे में। तो आप जैसा देख रहे हैं कि अपना ये प्यारा सा एक चैनल है एजुकेट चैनल, जो आपको इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में या यूपी जीके के इस सीरीज़ में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं या कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चैप्टर शो किए गए हैं जिनको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट करने वाले हैं, ये आज फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट लेक्चर भी है या फर्स्ट क्लास है। अगर आप अभी यहाँ से शुरुआत किए हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इसके माध्यम से कंटिन्यू अपनी तैयारी को शुरुआत से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण और इसके राजधानी वगैरह के बारे में, ये सब जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके ये जलवायु, भौतिक संरचना, मिट्टी, पशुपालन, नदियाँ, मेले, संसाधन, खनिज, सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना। तो ये हम लोगों का प्यारा भारत है और इसको यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। तो इस भारत में उत्तर प्रदेश किस जगह पर है, बहुत सारे लोगों इससे परिचित होंगे। ठीक है, तो अब इस उत्तर प्रदेश का मैप हम लोग अलग से देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश के मैप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है 4th नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है पूरे भारत में, और इसमें कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 75 जो हैं वो ज़िले हैं। 75 जिलों के साथ आता है और इसकी चारों ओर देखिए, यहाँ पर एक देश इसको टच करता है जिसका नाम है नेपाल, और इधर से अन्य राज्य जो हैं इसको स्पर्श करते हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इधर ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे अन्य राज्य स्पष्ट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसके नामकरण को जानेंगे और इसको उत्तर, पश्चिम या दक्षिण दिशा से कौन सा राज्य कितना स्पर्श करता है, कितनी उसकी सीमा रेखा है, इस सब को जानेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल हम लोग इसके नामकरण को जानेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग उत्तर प्रदेश बोलेंगे तो आखिर हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नाम आखिर कब रखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा कुछ नोट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरीके के नोट्स हैं, लेकिन हम लोग इसको अपना हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से थोड़ा सा इसको माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा है, इस चीज़ को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 1936 में, इसका मतलब 1936 में, सॉरी, सबसे पहले 1836 की बात करते हैं तो 1836 में सबसे पहले इसका नाम पड़ा था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था, जो कि मध्य प्रदेश का भाग था। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में इसका पहली बार नाम रखा गया। वहीं 1877 में या 1877 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ठीक है, तो इसका नाम इस समय पड़ चुका है उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। इसके साथ में यहाँ पर आपका अवध जुड़ चुका है। ठीक है, एवं अवध, अवध यहाँ से जुड़ चुका है।
वहीं 1902 में इसका नाम पड़ता है आगरा। इसमें देखिए इसके नाम में आगरा सम्मिलित हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है आगरा एवं अवध का, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। संयुक्त मतलब सम्मिलित रूप से, संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ चुका है। ठीक है, फिर वहीं लास्ट में आपका 1937 में इसका नाम जो है वो आगरा और अवध यहाँ से हटाकर सिर्फ संयुक्त प्रांत हो जाता है, संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 जो सन हैं वो समझ लिए हैं, या 4 टाइम लाइन समझी हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका 1836 में, जहाँ इसका नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। वहीं दूसरा जो है इसका नाम है 1877, और उसमें इसका नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, इसमें अवध जोड़ दिया जाता है। फिर वहीं 1907 लिख दिया है, लेकिन यहाँ 1902 है। वहीं 1902 में इसका नाम पड़ता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, तो इसमें आगरा और अवध दोनों को संयुक्त प्रांत के रूप में बताया जाता है। वहीं 1937 की बात करते हैं, तो 1937 में आगरा और अवध इसके नाम के आगे से हट जाता है और सिर्फ संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ जाता है। अब तो फाइनल बात करते हैं, तो आज़ादी मिल चुकी है उसके 2.5 वर्ष बाद, या लगभग जब हमारा संविधान लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन पहले मतलब कि 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण हो जाता है उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में हम लोग जानते हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी थी इसके नामकरण की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी बोला जाता है। तो इतना हम लोग जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ और कैसे हुआ। तो अब क्या इसकी सीमाओं में कभी परिवर्तन हुआ है या राज्य का पुनर्गठन किया गया है? तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इसका जो है नवंबर में, इसका मतलब कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, पुनर्गठन अधिनियम आया था। इसमें क्या किया गया था कि इसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। इसके तहत इसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। एक चीज़ अगर आपको पता हो, तो उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। तो यहाँ पर दिन था आपका 9 नवंबर का। देखिए नवंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो 9 नवंबर और सन था 2000। इसमें क्या किया गया था कि 13 जिलों को अलग करके, उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग करके एक राज्य का गठन किया गया था। उस समय उसका नाम था उत्तरांचल उसका नाम था। बाद में इसको 2007 में इसका नाम जो है वो उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड या उत्तरांचल का गठन किया गया था, तो 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य बना था, जो कि अभी उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। कब बना था? तो 9 नवंबर सन 2000 को बना था। क्वेश्चन आता है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, मतलब इसकी सीमाओं वगैरह में परिवर्तन कब हुआ था। तो राज्य का पुनर्गठन जो है सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ समझ चुके हैं हम लोग। तो फिलहाल में अभी ये 13 जिला अलग करने के बाद में हमारे पास अभी 75 जिला, वर्तमान में यहाँ पर 75 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश स्थित है। अब ये तो उत्तर प्रदेश का पूरा नामकरण और उसकी सीमाओं में परिवर्तन की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इसकी राजधानी कब बनी, कैसे बनी, या कहाँ कहाँ इसका स्थानांतरण हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अभी राजधानी क्या है वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान में राजधानी जो है वो लखनऊ है। ठीक है, लेकिन लखनऊ के पहले क्या थी, उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ के पहले या उसके भी पहले क्या थी। तो देखिए सन चल रहा था आपका 1838।
सॉरी 1836, जैसे इसका पहला बार देखिए यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला गया था 1836 में, उसी समय इसकी राजधानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो आगरा को राजधानी इसको बनाया गया था, आगरा राजधानी थी। फिर आपका 1800 या नहीं, हाँ 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज, अभी वर्तमान में प्रयागराज है लेकिन इसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया, प्रशासनिक राजधानी थी इलाहाबाद, और अभी इसका नाम वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज इसका वर्तमान में नाम है। और इसको कब बनाया गया था? तो 1858 में इसको राजधानी बनाया गया था। वहीं 1920 में दोबारा यहाँ पर राजधानी फिर से लखनऊ को बनाया गया। फिर से क्या मतलब, पहली बार राजधानी लखनऊ को बनाया गया। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ को पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था, तो लखनऊ को पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो 1920 में बनाया गया था। यहाँ जो ये राजधानी बनाई गई थी वो आंशिक रूप से बनाई गई थी, मतलब परमानेंट कोई राजधानी इसको घोषित नहीं किया गया था। तो आंशिक राजधानी जो थी वो उस समय बनाई गई थी 1920 में। फिर इसी के 15 साल बाद, इसका मतलब 1935 में यहाँ पर लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी परमानेंट घोषित कर दिया जाता है। और वर्तमान में अभी तक जो है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो 1935 के तहत ही बनी थी, वहां से कंटिन्यू बनी हुई है। ठीक है, तो इतना टाइमलाइन हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक बार हम लोग फिर से इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक बार मैं बोलता हूँ, यहाँ पर सन लिखता हूँ और आपको रिपीट करना होगा अपने माइंड में या अपने मन से बोलना होगा और साथ में लिखना भी होगा। तो सबसे पहले देखिए 1836 की बात हो रही है, यहाँ नामकरण की बात हो रही। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रखा गया था। ठीक है, फिर यहीं पर 1877 में इसमें एक और नाम जुड़ गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो ये यही था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत यही था, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर जुड़ गया था, अवध जुड़ गया था। और यहाँ पर 1902 में या 1902 में यहाँ पर आपकी जो है वो नाम के आगे आगरा भी जुड़ चुका था, आगरा एवं अवध यहाँ पर नाम आ चुका है। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत होता है, यहाँ पे संयुक्त प्रांत। फिर आपका 1938 में इसका जो नाम है, 1938 में इसका नाम जो है सिर्फ संयुक्त प्रांत रख दिया गया था, संयुक्त प्रांत उसका नाम पड़ चुका है। फिर यहाँ पर 24 जनवरी और 1950 को यूपी या उत्तर प्रदेश का नाम पड़ चुका है। वहीं अगर राजधानी की बात करते हैं तो 1836 में इसकी राजधानी को आगरा बनाया गया था और 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज या इलाहाबाद बनाई गई थी, इलाहाबाद को बनाई गई। और 1920 में या कहीं कहीं आपको 21 भी लिखा मिल सकता है, तो 20 या 21 दोनों ही, अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई भी आता है तो वही सही होगा। और इस समय इसकी राजधानी को लखनऊ बनाया गया था आंशिक रूप से। ठीक है, और 1935 में इसी के 15 साल बाद जो है वो पूर्ण राजधानी लखनऊ को घोषित कर दिया गया था, यहाँ पर आंशिक थी, मतलब नॉन परमानेंट राजधानी यहाँ पर थी। ठीक है, इतनी चीज पढ़ ली है, हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह, भाषा वगैरह इन सब के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने जो है नोट्स के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल सके और डायग्राम वगैरह देखकर उसको हम लोग और अच्छे से समझ सके, क्योंकि जो माइंड होता है वो ज्यादातर इमेज वाली चीजों को अच्छे से समझता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पर अभी। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो राज्य की प्रथम भाषा की बात करते हैं। तो राज्य की जो प्रथम भाषा है उसको, हिंदी को राज्य की प्रथम भाषा घोषित किया गया था। और हिंदी भी कैसे, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में मतलब जैसे हिंदी अगर लिखना है तो आप दो तरीके से हिंदी लिख सकते हैं। देखिए, आप एक तो हिंदी लिख सकते हैं इस तरीके से,
और एक हिंदी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जो ये का खा गा वाली होती है हिंदी, इसको बोलते देवनागरी भाषा में लिखना। तो ये जो लिखा हुआ ये देवनागरी भाषा में है, और ये हमारा जो है देवनागरी भाषा नहीं है, इंग्लिश के वर्ड से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों की प्रथम अगर राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा बनाया गया था, वो भी देवनागरी में। सरकारी कार्यालयों में कब से लागू हुई? तो 26 जनवरी 1968 से 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में, जो भी गवर्नमेंट के कार्यालय होते हैं, गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, उसमें हिंदी को लागू कर दिया गया, और जो हिंदी है प्रथम भाषा बनकर लागू हो चुकी है। वहीं अगर द्वितीय भाषा की बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसे 1900 आपका 68 लिखा है, तो अगर इसको नंबर आगे पीछे कर दिए जाएं और ये नंबर यहाँ उलट कर चला जाए, मतलब 19 और 8 को पहले लिख दें और 6 को उल्टा कर दें, मतलब 1989, तो 1989 जो है आपका वो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को घोषित कर दिया गया था। 1989 में आपको उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह वगैरह क्या हैं, या जो भी चीजें अगर छूट जाएंगी तो उनको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग राजकीय पशु की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा। अब बारहसिंगा या इसी को स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। स्वैम्प डियर मतलब दलदली जो बारहसिंगा होता है, दलदली हिरन भी बोलते हैं, जिसे मैं इसको लिख के आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसको बोलते हैं दलदली हिरन। दलदली हिरन या इसी को स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। स्वैम्प डियर जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो ये किस तरीके दिखता है, तो आप थोड़ा सा इस तक की तरफ नजर बढ़ाएंगे तो ये देखिए एक प्यारा सा जानवर जो आपको दिख रहा है, ये है आपका स्वैम्प डियर। ठीक है, देखने में काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर है। अगर कहीं आपको काला हिरन दिखता है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी चीज समझ चुके हैं। तो अब दूसरा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय क्या बोलते हैं राजकीय पक्षी है वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस या क्रॉच है, जिसको सारस क्रेन भी बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए इसको, आप में से बहुत से लोग जो भी गांव से रिलेट करते हैं बहुत से देखा होगा, ये पहले बहुत ही नॉर्मल था मिलना, अब हालांकि धीरे धीरे ये देखने में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसको तो मैंने खुद ही देखा है, ये मेरे खेतों में पहले आता था, हम लोग भी किसान परिवार से रिलेटेड है तो इसलिए हम लोग इसको देखे हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों के बारे में पता चल चुका है कि कौन यहाँ पर पक्षी है और कौन यहाँ पर हमारा राजकीय पशु है। वही तीसरे नंबर पे बात करते तो राजकीय जो वृक्ष आता है, हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो राजकीय वृक्ष जो है वो आपका अशोक का वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष में आता है। वहीं अगर राजकीय पुष्प की बात करते हैं, जो स्टेट का फ्लावर होता है वो पलाश या टेसू होता है। पलाश या टेसू जिसको जंगल की आग भी बोला जाता है, वो इस तरीके का फूल होता है। और अगर ये पूरे जंगल में बहुत सारा दिखाई पड़ता है तो दूर से आपको देखने पे ऐसा लगेगा जैसे जंगल में आग लग चुकी है, तो इसको बोला जाता है जंगल की आग भी बोलते हैं। और ये राजकीय जो है पुष्प है उत्तर प्रदेश का, पलाश या टेसू इसको बोलते हैं। वही अगर राजकीय खेल की बात करते हैं तो हमारा राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो राजकीय खेल है वो भी हॉकी है। और इसमें एक बहुत ही फेमस प्लेयर रह चुके हैं, मेजर ध्यानचंद जो है इस क्षेत्र के बहुत ही फेमस प्लेयर थे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है उसको 1938 में स्वीकृति मिली थी। 1938 में इसको अपना लिया गया था, जो राजकीय चिन्ह है पर हम लोगों का घोषित कर दिया गया था। अब इसमें क्या क्या है आप समझिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने लायक चीज है कि यहाँ पर आपको दो मछली देखने को मिलती हैं, दो जो फिश हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो ये दोनों मछली हैं अवध के नवाब को प्रदर्शित करती हैं, अवध के नवाब को संदर्भित करती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में जो दो मछली हैं, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या है, तो मछली हैं दो, और
किसको प्रदर्शित करती है? तो अवध के नवाब को प्रदर्शित करते हैं। कितनी मछली है? तो 2 मछली है। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर की आपको पट्टी टाइप की दिख रही होगी, ये वास्तव में नदियां हैं। और कौन सी नदियां हैं? गंगा और यमुना नदी हैं। ये 2 नदियां हैं आपकी, गंगा और यमुना नदी। ठीक है। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को मछली और गंगा यमुना इन दो के बारे में पता हो चुका। भाई तीसरी बात करते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ ही यहाँ पर देखिए मिडिल में एक तीर मिलती है, ये एरो, और यहीं पर एक बाण में या धनुष में ये तीर लगी हुई है। तो ये जो है धनुष बाण जो है वो भगवान श्री राम को संदर्भित करता है या भगवान श्री राम को प्रदर्शित करता है, और अयोध्या नगरी का जो है एक तरीके से सपोर्ट करता है या अयोध्या नगरी को संदर्भित करता है। ऊपर यहीं पर नाम लिखा हुआ है और साथ में इसमें 2 सितारे जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पर राजकीय चिन्ह हो चुका है और उसको 1938 में अपनाया गया है। तो उम्मीद है कि आपने ये राजकीय चिन्ह को है ध्यान से देख लिया होगा, और अगर अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आप पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इतनी थ्योरी से बने हैं और मतलब पहले भूतपूर्व आ चुके हैं, मतलब पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये अपना चैनल है जिस पे आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपके लिए ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? याद कीजिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अभी बताया था कि व्हाइट कलर का था, रेड हल्की रेड में उसकी चोंच थी। तो ये क्रेन या सारस क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये कब आया था? तो यूपी SSC का जो एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये राजकीय पक्षी जो सारस या क्रेन है, ये वैज्ञानिक नाम इसका, हाँ इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम भी आप एक बार देख लें जरा, ग्रस एंटीगोन करके इसका वैज्ञानिक नाम है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। देखिए शुतुरमुर्ग भी सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। तो अगर उड़ने वाले पक्षी में बात करते हैं तो ये जो है सारस जो है वो उड़ने वाला पक्षी है। अगर आज तक आपने सारस नहीं देखा है तो आज ही यूट्यूब या क्रोम में सर्च कीजिए सारस या क्रेन, तो आपको दिखाई पड़ेगा और उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा होगा। फिर इसके पंख की बात करते हैं, धूसर रंग का होता है। धूसर रंग का मतलब एक तरीके से मटमैला टाइप का होता है, मिट्टी कलर में हल्का हल्का होता है। अभी आपने देखा था बहुत ही लाइट कलर का आसमानी टाइप का है। इसका सिर एवं गर्दन ऊपरी भाग लाल होता है। ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लें तो अच्छा रहेगा फिर से। इससे क्या है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ आती है तो अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है। तो ये देखिए ये है, खुल जा भाई, हाँ खुल गया, ये देखिए। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये इस कलर का होता है और ये इसकी चोंच है और यहाँ पर इसका रेड कलर का ऐसे निशान होता है आँख के पास, हेड के पास। ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? अब राजकीय पशु अभी देखिए ध्यान से, क्या हाथी है? नहीं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु नहीं है हाथी। क्या चीता है? बिल्कुल नहीं है। क्या काला हिरण या दलदली हिरण? देखिए दोनों ऑप्शन आपको दिया है गया, ब्लैक बक और स्वैम्प डियर। तो याद कीजिए मैंने बोला था कि काला हिरण होगा तो वो आंसर सही नहीं होगा। आपका दलदली जो हिरण है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इसको स्वैम्प डियर बोलते हैं क्योंकि दलदली जगह पर ये मिलता है जहाँ पे घास के मैदान वगैरह होते हैं। अब अगला अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? अभी देखिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा चीज है और कौन सा नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखा होगा तो आसानी से बता देंगे। क्या उसमें तीर था? बिल्कुल था। जो मैंने बोला था कि एक मिडिल में तीर है और ऊपर की तरफ जो है वो धनुष बना।
तो धनुष भी था और मछली थी, 2 मछली थी, एक धनुष था और एक तीर थी। मछली जो थी वो अवध के नवाब को जो है संदर्भित करती है और जो तीर धनुष है वो भगवान श्री राम को। क्या उसमें मोर थी? तो सही जवाब है कि मोर जो है वो राजकीय चिन्ह में नहीं है। हालांकि मोर जो है अपना राजकीय चिन्ह में नहीं है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी नहीं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, पूरे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो वहां तक हम लोग समझ चुके हैं। देखिए ध्यान से देखते जाइए कि मैं ये क्वेश्चन से इसलिए लाया हूं ताकि आप इसको पढ़कर ये समझ पाए कि क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है या नहीं है, क्या उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन से लाया हूँ। ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट ARO का पेपर जो हुआ था वो आपका 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें आया था, और यूपी PCS का जो 2014 का पेपर हुआ था। क्योंकि 2015 के पहले जो पेपर होते थे यूपी PCS वगैरह के, PCS के जो पेपर थे वो भी डिस्क्रिप्टिव नहीं थे पेपर, ऑप्शनल टाइप के पेपर हुआ करते थे, मेंस वाले भी। बाद में 2015 के बाद में PCS के पेपर को जो है वो डिस्क्रिप्टिव कर दिया है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो राज्य पुष्प क्या गुलाब है? गुलाब गुलाब नहीं, नहीं गुलाब नहीं है। तो कौन सा है? कमल है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या कमल दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या पलाश है? बिल्कुल सही। इसका दूसरा जो एक नाम बताया था मैंने, वो बोला था आपको जंगल की आग भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ इतना पढ़ने के बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप अगर देखेंगे तो आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा हुआ। देखिए ध्यान से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। तो हम लोगों ने जो लिखा था वो लिखा था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, जो कि आपका 3rd नंबर पे आया था। 3rd नंबर का मतलब है पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था आपका 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, और 1877 में जो आपका पड़ा था वो पड़ा था उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, और आपका 1902 में जो पड़ा था वो पड़ा था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, और 1938 में जो पड़ा था वो आपका पड़ा था संयुक्त प्रांत। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो लिखा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से, अच्छा जिस समय देखिए संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था उसकी राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो याद कीजिए कि इलाहाबाद से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी। सबसे पहले आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई, इलाहाबाद से स्थानांतरित की गई लखनऊ में, और लास्ट में लखनऊ को परमानेंट राजधानी जो है बना गया था 1935 में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए लखनऊ, क्योंकि इलाहाबाद के बाद जो है वो राजधानी लखनऊ में आई थी। तो यहाँ पर जवाब हो चुका है। देखिए मैंने कहीं बोला था आपको कि 1920 या 21 होता है, यहाँ पे 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, और 1935 में औपचारिक मतलब परमानेंट वाला, ये अनौपचारिक था। 1921 में जो था वो अनौपचारिक था, मतलब आंशिक राजधानी बनाया गया था। ठीक है, 1935 में परमानेंट मिल गया, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, ये तो आपको बता दिया है। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा और सीमा से जुड़ने वाले राज्य और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो इसलिए कर दें ताकि आपसे ये वीडियो जो है, मतलब ये चैनल है, मिस ना हो जाए, जो बाद में आपको ढूंढना पड़े। ठीक है, टेक केयर।